अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश-ओ-खुर्म हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो स्टेटमेंट है थ्योरम की वो ये है कि इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्जुगेंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये थ्योरम नंबर 4 है चैप्टर नंबर 9 का, क्लास 10 के लिए। इस थ्योरम की स्टेटमेंट पे जो वर्ड्स हैं, जो यहाँ पर टर्म्स यूज हुई हैं, सबसे पहले उनका हम एनालिसिस करते हैं। टू कॉर्ड्स की बात हुई है, ऑफ ए सर्कल आर कॉन्जुगेंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट। सबसे पहले कॉर्ड्स को समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक सर्कल है, ये आपका कॉर्ड है, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉर्ड एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। वो कॉर्ड यूं भी हो सकता है, वो कॉर्ड इस तरफ ये भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इवन के वो कॉर्ड ये भी हो सकता है जो बिल्कुल सेंटर से पास कर रहा हो। ठीक है जी, मसलन ये आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहां पर मुख्तलिफ कॉर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ डायरेक्शन में है किसी एक सर्कल के लिए। यहां पर एक ए बी कॉर्ड है, चलिए मैं इनके नाम डिफरेंट कर देता हूं। एक सी डी कॉर्ड है और एक कॉर्ड का नाम हम एल एम रख लेते हैं। कुछ कॉर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो सेंटर से पास करते हैं, ऐसे कॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं? डायामीटर। लेकिन हर कॉर्ड डायामीटर नहीं होता। वो कॉर्ड डायामीटर होगा जो सेंटर से पास थ्रू करेगा। अब छोटा कॉर्ड, कॉर्ड के डिफरेंट साइज भी हो सकते हैं, ये आप देख रहे हैं। एक ये कॉर्ड है पी क्यू, अब ये सेंटर है। स्टूडेंट्स, सेंटर से डिफरेंट डिस्टेंस पे ये कॉर्ड्स मौजूद हैं। आप देखते हैं कि ये कॉर्ड पी क्यू इस सेंटर से खासा दूर है, ये कॉर्ड एल एम इस डिस्टेंस से दूर है लेकिन इससे ज़्यादा दूर नहीं है। इसी तरह कॉर्ड ए बी भी है, इसी तरह कॉर्ड सी डी सेंटर के बिल्कुल अंदर से गुजर रहा है। सी डी कॉर्ड जो है ये डायमीटर है, इसका सेंटर से कोई डिस्टेंस नहीं। इस थ्योरम के अंदर ये कहा जाता है कि अगर दो कॉर्ड्स की लंबाइयां सेम हो, लेंथ सेम हो, मिसाल के तौर पर मैं कोशिश करता हूं कि मैं एक ऐसा कॉर्ड ड्रा करूं जो ए बी जितना लंबा हो और ए बी लेंथ जितनी लंबाई मैं कॉर्ड की लेता हूं। मैंने एक कॉर्ड ए बी के इक्वल लिया, इसका नाम रख लेता हूं सी डी और इसका नाम मैं रख लेता हूं एल एम। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए, ये कॉर्ड अगर इस कॉर्ड के इक्वल है तो इसकी लेंथ डिस्टेंस इस सेंटर से सेम होगा, और जो कॉर्ड इस सेंटर से दूर चला गया है उसकी लेंथ भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि जितना कॉर्ड पास आता जाएगा, देखें सेंटर के पास आता जाएगा, उतना वो उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। इवन के एक कॉर्ड ऐसा होगा जो इस सेंटर से पास करेगा और वो मैक्सिमम कॉर्ड होगा जिसे डायमीटर कहेंगे, उसका सेंटर से फासला भी 0 हो जाएगा। तो ये बात हम तस्लीम करते हैं, हमारा जहन ये बात तस्लीम करता है। अगर किसी सर्कल के दो कॉर्ड इक्वल होंगे तो वो इक्वी डिस्टेंट होंगे फ्रॉम सेंटर। अगर किसी सर्कल का एक कॉर्ड ज्यादा दूर होगा, एक कॉर्ड सेंटर के करीब होगा, तो जो करीब वाला कॉर्ड है उसकी लेंथ दूर डिस्टेंस पे जो कॉर्ड है उसकी लेंथ से ज्यादा होगी। समझ आ गई बात की? जैसे पी क्यू आप देखते हैं सेंटर से काफी दूर है, सी डी सेंटर के करीब है, तो सी डी की लेंथ पी क्यू की लेंथ से बढ़ जाएगी। समझ आ रही है ना बात की? अब यहां पर मैं एक कॉर्ड लेता हूं, अकॉर्डिंग टू बुक दो कॉर्ड इक्वल साइज के ले लेता हूं।
उनके नाम अकॉर्डिंग टू बुक रखते हैं जी। इसका नाम क्या है? CD। ओके, ये आपका CD है, ये आपका AB है। तो हमने साबित क्या करना है? साबित ये करना है कि ये CD जो कॉर्ड है इस सेंटर से जितना दूर है उतना AB कॉर्ड इस सेंटर से दूर है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। समझ आ गई बात की? इस बात को समझने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है। मसलन एक स्ट्रेट लाइन है, आपने एक पॉइंट है ये वाला, यहां एक पॉइंट पड़ा है, आप इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे? आप ये पॉइंट P का डिस्टेंस बताइए, ये होगा, ये होगा या ये होगा? अब देखें ना, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पे गाड़ी मेरे पास है, मैं यहां खड़ा हूं और मैंने मोटरवे पे जाना है और मोटरवे मुझसे कुछ फासले पर है, ये मोटरवे जा रहा है स्ट्रेट। अब 3 रास्ते हैं मेरे पास, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। मैं यहां पर, ये मेरी लोकेशन है, मौजूदा लोकेशन। अब बताइए मैं कौन सा रास्ता अपनाऊंगा? ये। क्यों? दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम द पॉइंट। बाकी तमाम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अब मुझे इस सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कौन सा डिस्टेंस होगा? बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा, ये वाला, जो इसका बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और हमने ये पिछले थ्योरम में पढ़ रखा है कि वो लाइन जो सेंटर से आती है और वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर हो तो समझ लीजिए कि वो बाइसेक्टर है, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, वो 2 बराबर हिस्से कर देगी। हां, अगर वो परपेंडिकुलर है तो जाहिर है हम तो इसे परपेंडिकुलर ही मानेंगे, हमारा तो परपेंडिकुलर, हमारा तो ये डिस्टेंस है। तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। किस पर? कॉर्ड पर। अगर वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। ये पिछले थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसी तरह यहां पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगा इस तरफ, तो ये भी AB को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट पे जरा गौर करें। 2 कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्जुरेंट। चूंकि मैंने AB और CD 2 इक्वल लेंथ के कॉर्ड्स लिए हैं, तो क्या होगा भैया? देन के बाद रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिलेगा अगर आपने इन इंस्ट्रक्शंस पे अमल किया? क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि 2 कॉर्ड्स लेने, वो क्या होने चाहिए? कॉन्जुरेंट। भैया कॉन्जुरेंट लेने, ये शर्त है। फिर क्या होगा? देन के बाद उसका रिजल्ट ये मिलेगा, दे विल बी इक्विडिस्टेंट, कि वो इक्विडिस्टेंट होंगे फ्रॉम द सेंटर, यानी उनका फासला ये D1 और ये D2, ये हमने प्रूव करना है। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और बात बता दूं कि कॉर्ड की जो लेंथ है वो इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वजह कि डिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ कम होगी। डिस्टेंस कम होगा तो कॉर्ड की लेंथ ज्यादा होगी, और जब डिस्टेंस होगा ही नहीं तो फिर कॉर्ड की लेंथ मैक्सिमम होगी और वो डायमीटर होगा। इसलिए वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। और जब मैक्सिमम कॉर्ड होगा, जब डायमीटर होगा, जब उसका डिस्टेंस ही नहीं रहेगा, जब ये कॉर्ड इस सेंटर पे आ जाएगा, तो ये कॉर्ड बेसिकली कॉर्ड ही होगा, लेकिन वो डायमीटर बन चुका होगा तो कॉर्ड ही, लेकिन डायमीटर बन चुका होगा। जब डायमीटर बन चुका होगा तो फिर उसका डिस्टेंस सेंटर से होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। उस सूरत में डायमीटर की जो लेंथ है, जो उस कॉर्ड की जो लेंथ होगी, वो उस सर्कल के लिए वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इज इट क्लियर? आज हमने आज हमने क्या साबित करना है? हमें गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है। देखिए गिवन क्या चीज, क्योंकि थ्योरम के अंदर 2 बातें काबिल गौर हैं जी, 2 बातें काबिल गौर हैं। थ्योरम के 2 हिस्से होते हैं,
स्टूडेंट्स, थ्योरम के दो हिस्से होते हैं। क्या हिस्से होते हैं? एक गिवन होता है, एक टू प्रूव होता है। जी, गिवन क्या है? इसमें गिवन ये है कि जो ए बी कॉर्ड है, मेजरमेंट ए बी कॉर्ड इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी कॉर्ड। भाई ये तो हमें कंफर्म है, ये हमें पता है, ये हमारी शर्त है जिसको हम ओबे कर रहे हैं। और साबित क्या करना है? टू प्रूव। टू प्रूव हमने ये साबित करना है D1 इज इक्वल टू D2। ये हमने साबित करके दिखाना है। इसका मतलब हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन अकॉर्डिंग टू पीटीबी की जो बुक है मैथमेटिक्स की, हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि उसके मुताबिक जो नेम्स रखे गए हैं हम उनको फॉलो करेंगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि D1 को D2 के बराबर हमने यहां पे साबित करना है। अब इनकी कोई नाम रख लेते हैं। आप इस सेंटर का नाम रख लो O, आप इस पॉइंट का नाम रख लो K, इस पॉइंट का नाम H। सो हमने साबित ये करना है मेजरमेंट OH is equal to measurement OK. Now we have to prove that. So this is the given. और सेंटर क्या है? O is the center of the circle. याद रखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ बच्चे क्या कर रहे होते हैं, सेंटर से जो डिस्टेंस ले रहे होते हैं वो परपेंडिकुलर नहीं ले रहे होते, वो यूं तिरछा ले रहे होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि मैं यहां पे आपको बता चुका हूं। और हमें पता है, हमने कल के थ्योरम में ये पढ़ रखा है, थ्योरम नंबर 2 और 3 में, कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेंटर से किसी कॉर्ड की जानिब, वो क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, देन इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। फिर इसका कन्वर्स भी पढ़ा था। अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, देन इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। चलिए अब इसके कंस्ट्रक्शन की जाने आते हैं। एक स्टेप बड़ा अहम है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम इस O को B से मिलाते हैं जी, फिर इस D को हम O से मिलाते हैं। ऐसा क्यों किया? यहां पर लिखते हैं ज्वाइन O to B एंड O to D। हमने O को B से मिलाया, O को D से मिलाया। वाई? टू मेक राइट एंगल ट्राइंगल्स, ताकि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएं। क्योंकि दो राइट एंगल ट्राइंगल बनने पर हमें बहुत फायदा मिलने वाला है जी। ये बुक के मुताबिक हमने नाम रखे हैं। तो यहां पर जो बुक के मुताबिक नेम्स हैं, ए बी हमने नाम रखे हैं, सी डी नाम रखे हैं। वैसे इनके नाम सी ऊपर और डी नीचे यूं भी रखे जा सकते हैं। ए को ऊपर, बी को नीचे रख लेते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि हमने बुक को फॉलो किया है। जो पीटीबी की बुक है उसके मुताबिक हमने नेम जो है वो चूज किए हैं, ताकि किसी किस्म का इबहाम ना पैदा हो और मुश्किल ना पेश आए। चूँकि जब हम अपने नेम बदल लेंगे और फिर थ्योरम की जो स्टेटमेंट रीज़न में चेंजिंग्स आ जाएंगी, तो उससे हो सकता है जो चेकर है वो कंफ्यूज हो जाए और उसको पता ना चले और वो गलत कर दे। इसलिए हम इस शक व शुबा से बचने के लिए जो नाम बुक पे रखे गए हैं वही नाम रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जाहिर है यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, बाकी सेम है। अब हम करते हैं ज्वाइन O to A एंड O to C। हमने O को A से ज्वाइन, O को, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। O को C से ज्वाइन क्यों किया? इसलिए कि दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। और हमने साबित क्या करना है? OH इज इक्वल टू OK। अच्छा, OH OK के बराबर तब होगा जब ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्जुरेंट साबित हो जाए, क्योंकि ये OH साइड है किसकी? इस ट्राइंगल की। OK साइड है किस ट्राइंगल की? इस ट्राइंगल की। अगर मैं ये साबित कर दूं कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल हैं, कॉन्जुरेंट हैं, तो इसका मतलब इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में
कॉन्जुरेंट हो जाएंगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ऐसी है। अच्छा ये बताएं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका तो हमें कंफर्म पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमें पता है कि ओ के परपेंडिकुलर है इस पे और ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गए तो इसका मतलब राइट एंगल है। अच्छा अब यहां पर हमारी कुछ स्टेटमेंट और रीजंस हैं, इसको रेज कर देते हैं या आप नोट फरमा लें, इसके बाद स्टेटमेंट और रीजन की तरफ आते हैं। जी पहली स्टेटमेंट और साथ में उसकी रीजंस। जी स्टेटमेंट पहली तो यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट के अंदर पहला जो हमारा स्टेप है वो है ओ एच बाइसेक्ट्स कॉर्ड। किस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है? ए बी को। ये हमने पढ़ रखा है पिछले थ्योरम में, अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 3, when a line is drawn from the center which is perpendicular to the chord then it bisects the chord। ये थ्योरम नंबर 3 में हमने पढ़ रखा है। तो इसका मतलब अब मेरी कोशिश ये है कि मैं दोनों ट्रायंगल्स को बराबर साबित कर दूं। बराबर साबित करने के लिए मेरी कोशिश है कि एच एस पॉस्टुलेट अप्लाई हो जाए, क्योंकि दो राइट एंगल ट्रायंगल तब कॉन्जुरेंट होती हैं जब उनका एक हाइपोटेन्यूज, ये क्या है? दिस इज हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 एंगल की ऑपोजिट साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। 90 साइड की हाइपोटेन्यूज। अगर ये दोनों बराबर साबित हो जाएं और ये साइड इस साइड के बराबर साबित हो जाए तो इसका मतलब एच एस पॉस्टुलेट लग जाएगा। और जब दो राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड बराबर हो जाए तो देन बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्जुरेंट। और जब ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हो गई तो फिर हम देर नहीं करेंगे ये कहने में कि ओ एच बराबर है ओ के। तो हमारी सारी फोकस हमारा इस बात पर है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट साबित हो जाए कहीं से, तो इनकी कॉन्जुरेंसी पर मेहनत करेंगे। अब मुझे हाइपोटेन्यूज नजर आ रहा है बराबर, मुझे ये बराबर करवाना है, ये साइड इस साइड के बराबर कहीं से साबित मैं करवा दूं, फिर देखना मैं क्या करता हूं। फिर देखना कि राइट एंगल ट्रायंगल दोनों बराबर हो जाएंगी और फिर हम कहेंगे कि जनाब ये ओ एच तो ओ के बराबर ही है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। आइए चलते हैं। ओ एच बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसका मतलब मेजरमेंट ओ एच ये हाफ होगा किसका? 1/2 मेजरमेंट ए बी का। चूंकि जब एच मिड पॉइंट है तो फिर इसका मतलब ए एच जो है ये पूरे ए बी का हाफ है। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं। अब ओ के क्या कर रहा है? सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे ओ के, जी बिल्कुल यहां सॉरी ए एच आएगा क्योंकि ए एच है, मैं ओ ले चुका ए एच हाफ ऑफ ए बी। ओके सिमिलरली इसी तरह जिस तरह ओ एच ने बाइसेक्ट किया है किसको? ए बी को, इसी तरह ओ के बाइसेक्ट कर रहा है किसको? सी डी पे। ये जुमला भी लिख देते हैं। देन ओ के बाइसेक्ट्स कॉर्ड, कौन सा कॉर्ड है ये? सी डी। और फिर इसका मतलब यह हुआ कि ये जो सी के है ये इस फुल सी डी का हाफ है। मेजरमेंट सी के इज हाफ ऑफ मेजरमेंट सी डी। तवज्जो फरमाएं, ये सारी कोशिश मेरी पता क्यों हो रही है कि मैं ए एच को बराबर साबित करना चाहता हूं सी के, क्योंकि एक साइड, इस साइड को तो बराबर मैंने शो करना है, ये तो मैं नहीं ले सकता ना, इसका तो हमें इंतजार है, लेकिन एस एस के बराबर दिखाना चाहता हूं कि ये बराबर कैसे हैं। जब एक एस और एक एच बराबर हो जाएगा तब हम इस बात पर पहुंचेंगे कि दे आर इक्वी डिस्टेंट। अच्छा मुझे बताएं ए बी किसके बराबर है? सी डी के। ये बात कहां दर्ज है? गिवन में,
क्योंकि गिवन में क्या, टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्जुरेंट। इस कॉन्जुरेंट में क्या छुपा है कि ए बी सी डी के क्या है, इक्वल है। तो सिंस यहां पे लिख लें मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी, ये बात गिवन में है। और जब ए बी और सी डी में कोई फर्क नहीं तो फिर इसका मतलब उनके हाफ में भी कोई फर्क नहीं है। समझ आ गई बात की? आप देखें, ए बी के हाफ को क्या कहते हैं, ए एच, सी डी के हाफ को क्या कहते हैं, सी के। इसका मतलब ए एच और सी के ये आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? चूंकि ए बी का और सी डी में कोई फर्क नहीं, तो उनके जो हाफ जब लेंगे तो वो ए एच और सी के भी बराबर आ जाएंगे। समझ आ रही बात की? चूंकि ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो इसका मतलब उनके हाफ भी इक्वल होंगे। मसलन मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट सी के वाई। आप इस इक्वेशन का नाम रख लें 1, इसका नाम रख लें 2, इसका नाम रख लें 3। यहां पर लिखें फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इन तीनों रिजल्ट्स को कंबाइन करते हुए हम एक नए नतीजे पे पहुंचते हैं। लो जी, साबित हो गया ए एच बराबर है सी के। इसका मतलब एक साइड बराबर हुई और एक एच बराबर हुआ। हम नेक्स्ट, हमारी स्टेटमेंट आगे जा रही है, हम ये भी लिखेंगे अब कि ओ ए इज कॉन्जुरेंट टू ओ सी। वजह, इसकी रीजन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों की लंबाइयां आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। लो जी, अब हम किस नतीजे पे पहुंचे कि एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हुआ और एक साइड इक्वल हो गई इक्वल, is congruent to HS, then both the triangles OAH, triangle OAH is congruent to triangle OKC। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हो गई, और जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्जुरेंट हो गई तो फिर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड OK और OH आपस में बराबर हो गई। तो वी कैन से दैट मेजरमेंट OH बराबर है मेजरमेंट OK। रीजन, कॉन्जुरेंट ट्रायंगल्स, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल। आप यहां पे लिख सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्जुरेंट ट्रायंगल। तो यही थ्योरम का असल मकसद था। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टेटमेंट और रीजन जो है वो आपने इस डायग्राम के मुताबिक यहां पर मैनेज करनी है, और नेम आपने बुक के मुताबिक रखने हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का थ्योरम आपको आसान लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।